नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि सभी साथियों को विदित है कि हम लोग अपने यूट्यूब चैनल एग्जामोफोबिया के माध्यम से 70 बीपीएससी पीटी के लिए विभिन्न संस्थानों के टेस्ट पेपर सॉल्व करवा रहे थे, लेकिन अब कुछ अकस्मात कारणों के चलते जो है बीच में जो है ये जो सीक्वेंस बना हुआ था उसको स्टॉप करना पड़ा। लेकिन अब हम लोग पुनः जो है अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को विभिन्न संस्थानों के जो टेस्ट पेपर हैं वो सॉल्व करवाएंगे। साथ ही बीपीएससी और यूपीपीसीएस और यूपीपीसीएस आरओ के भी टेस्ट पेपर सॉल्व करवाएंगे। साथ ही स्टेट स्पेशल करेंट अफेयर भी आप लोगों को उपलब्ध करवाएंगे। तो आज की कड़ी में हम लोग जो है एडुटेरिया कोचिंग का जो 70 बीपीएससी का 4th नंबर का टेस्ट पेपर है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं एडुटेरिया का 4th नंबर का टेस्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया पहला नंबर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति जो है ये पुरातात्विक अवशेषों के तिथि निर्धारण की एक महत्वपूर्ण विधि है। जबकि दूसरा कथन कह रहा है कि रेडियो कार्बन का जो है अर्ध जीवन काल जो है 10,000 वर्षों का होता है। जबकि तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि रेडियो कार्बन विधि द्वारा 10,000 साल पुरानी वस्तुओं का जो कालखंड है उसका निर्धारण किया जा सकता है। जबकि चौथा स्टेटमेंट कह रहा है आपसे कि जो मृत वस्तुएं हैं उनमें भी जो है रेडियो कार्बन पद्धति के घटकों का विघटन जो है असमान अनुपात में जारी रहता है। तो अब आपको इसमें देख के बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे यह है कि रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति जो है पुरातात्विक अवशेषों के तिथि निर्धारण की एक महत्वपूर्ण विधि है। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। जबकि दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि रेडियो कार्बन का जो अर्धकाल जीवन है वो 5,568 वर्षों का है, ना कि 10,000 वर्षों का। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट है, तो तीसरा स्टेटमेंट के लिए कहा गया है कि 10,000 साल पुरानी वस्तुओं का काल निर्धारण किया जाता है, जबकि यहाँ पे जो है 70,000 साल पुरानी वस्तुओं का भी काल जो खंड है उसका निर्धारण किया जा सकता है। तो यहाँ पे तीसरा भी गलत हो जाता है और चौथा भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो मृत वस्तुएं हैं उनमें रेडियो कार्बन की मात्रा लगातार घटती रहती है और यह मात्रा जो है समान अनुपात में घटती है, जिससे कि किसी वस्तु का जो है काल निर्धारण किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो है चौथा स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत था। तो इसलिए यहाँ पे केवल सी स्टेटमेंट सही होगा कि पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा, शिलालेखों एवं अन्य पुराने अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे देखा जाए दूसरे में, तो दूसरे का सही जवाब होगा ए ऑप्शन, जो है पैलियोग्राफी कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसके अलावा जो है शिलालेखों एवं अन्य पुराने अभिलेखों में प्रयुक्त होने वाले पुराने लेखों के अध्ययन को जो है पैलियोग्राफी कहा जाता है, ये आपको बता दिया गया है। और जो है शिलालेखों के अध्ययन को जो क्या कहा जाता है, एपिग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्दों के आधार पर कीजिए। तो कथन दे रखा है कि भारत में सबसे प्राचीन और पठनीय शिलालेख मौर्य सम्राट अशोक के हैं। वे आमतौर पर ईसा पूर्व 3री शताब्दी में और लिपि और भाषा में लिए गए थे। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन फिल करने हैं, ए और बी। तो क्या भरना है ये आपको देखना है यहाँ पे। तो जो उनके जो है उनके जो शिलालेख थे वे जो है ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में थे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा, अशोक के शिलालेख सर्वप्रथम कब और किनके द्वारा पढ़े जा सकते थे? या पढ़े जा सके थे, मतलब कि किनके द्वारा पढ़े जा सके थे, ये आपको बताना है।
तो यहाँ पे चौथे नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखें तो चौथे नंबर क्वेश्चन में करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप द्वारा जो है उनके शिलालेखों का अध्ययन किया गया था, यानी उनके द्वारा पढ़े गए थे। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और जो जेम्स प्रिंसेप थे ये ईस्ट इंडिया कंपनी में एक प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5वां। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो सूची फर्स्ट में दे रखा है सूत्र साहित्य और सूची सेकंड में दे रखा है विषय वस्तु। तो शुल्ब सूत्र का मिलान होगा गणित और ज्यामिति से, और जो है स्रोत सूत्र का मिलान होगा राज्याभिषेक समारोह से, और ग्रह सूत्र का मिलान होगा विभिन्न प्रकार के धार्मिक संस्कारों से। तो इस प्रकार से यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6वां। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? तो वेदांगों की कुल संख्या जो है 6 है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। कौन कौन से हैं? एक तो शिक्षा है, दूसरा व्याकरण है, तीसरा है निरुक्त है, चौथा है छंद, पांचवा है ज्योतिष, छठा है कल्प। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां। दक्षिण भारत में पुरातात्विक खुदाई में ऐसे स्थल बहुतायत में मिले हैं जहां बड़े बड़े पत्थरों के बीच लोगों को उनके औजारों, हथियारों और अन्य सामग्रियों के साथ दफनाया गया है। इसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे 7वें में देखा जाए तो इसे कहा जाता है मेगालिथ कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ सुमेलित करें तथा सूचियों को नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो सूची फर्स्ट में दे रखा है नवपाषाणकालीन बस्तियां, सूची सेकेंड में दे रखा है उनकी अवस्थिति। तो यहाँ पे चिरांद का मिलान किससे होगा? चिरांद का मिलान होगा जो है बिहार से, और जो है बुर्ज होम का मिलान होगा जो है कश्मीर से, और जो है कोल्डी हवा का मिलान होगा उत्तर प्रदेश से, और उतनूर का मिलान होगा आंध्र प्रदेश से, और जो है पिकली हल का मिलान होगा कर्नाटका से। तो इस प्रकार यहाँ पे देखा जाए तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9वां। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल युग का शुरुआत जो है 7वीं जो है सहस्त्राब्दी के आसपास शुरू हुआ माना जाता है। जबकि दूसरा कथन है कि नवपाषाण काल के लोग जो है पहाड़ी बस्तियों से दूर भी बस्तियों को स्थापित करने में सफल रहे। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे देखा जाए पहला स्टेटमेंट सही है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल युग की शुरुआत पश्चिमी एशिया की तुलना में थोड़ा देर से शुरू हुआ, और इसकी शुरुआत जो है 7वीं जो है ईसा पूर्व में इसकी शुरुआत मानी गई है। इसलिए पहला स्टेटमेंट सही है। जबकि देखा जाए तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि नवपाषाण काल युगीन लोगों के सामने एक गंभीर चुनौती यह थी कि यंत्रों का एक जो है सीमित दायरे में उपयोग करते थे, और जो है चूंकि वे पत्थर से बने होते थे यंत्र और औजार और हथियारों पर निर्भर हुआ करते थे, अतः वे पहाड़ी क्षेत्रों से दूर बस्तियां स्थापित नहीं कर पाए थे। वे केवल पहाड़ी चट्टानों और पहाड़ी नदी घाटियों के ढलानों पर ही बस पाए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। उन स्थल युग्मों की पहचान कीजिए जहां नवपाषाण कालीन हड्डियों के औजार बहुतायत में प्राप्त हुए हैं। तो वे दो जो है स्थल कौन से हैं? बुर्ज होम और चिरांद। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जो बुर्ज होम है ये कश्मीर में पड़ता है, और चिरांद जो है
बिहार में पड़ता है। जो बुर्ज होम है यहाँ पे जो है नवपाषाण कालीन युग के जो लोग थे वे जो है झील के किनारे जो है खोह में रहते थे और उनकी आजीविका समूहतः शिकार और मछली पकड़ने पर आधारित थी। और यहाँ पर जो है कहा जा सकता है कि हड्डियों के औजार जो है बहुतायत में प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां। प्रसिद्ध नवपाषाण कालीन स्थल सेनुआर जो है बिहार के किस जिले में स्थित है? तो सेनुआर जो है बिहार के रोहतास जिले में स्थित है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। जबकि जो दूसरा नवपाषाण कालीन स्थल है चिरांद वो जो है बिहार के सारण जिले में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से कब्र में मृतक के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो इसका साक्ष्य जो है बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है। ये कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। और कश्मीर में श्रीनगर से 16 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में जो है यह स्थित है। और यहाँ लोग जो है रूखी भूरी मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर जो है पालतू कुत्तों को दफनाए जाने की कब्रें प्राप्त हुई हैं। और ऐसा माना जाता है कि किसी अन्य नवपाषाण कालीन स्थल से ऐसा साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ है। ये नवपाषाण कालीन स्थल के रूप में ये जो साक्ष्य है ये बुर्ज होम से ही प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13वां। निम्नलिखित ताम्रपाषाण संस्कृतियों पर विचार करें। पहला है कायथा या जो है कयथ ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति। दूसरा है जोरवे संस्कृति। तीसरा है अहर ताम्रपाषाण संस्कृति। चौथा है मालवा संस्कृति। तो उपरोक्त का सही जो है कालानुक्रम क्या होगा? तो यहाँ पे देखा जाए इनका कालानुक्रम देखना है तो 13वें में हम लोग चलते हैं। तो अहर ताम्रपाषाण संस्कृति जो है इसका जो कार्यकाल है 2100 से 1500 ईसा पूर्व। और जो है कायथा ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है ये मध्य प्रदेश में पाई गई और इसका कार्यकाल है 2000 से 1800 ईसा पूर्व। इसके अलावा जो है जोरवे संस्कृति है महाराष्ट्र में 1400 से 700 ईसा पूर्व तक। और मालवा संस्कृति है ये मध्य प्रदेश में पाई गई और ये 1700 से 1200 ईसा पूर्व के मध्य। तो इस प्रकार से इनका जो है क्रम देखा जाए तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है। सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड का सुमेलन कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सूची फर्स्ट में दे रखा है ताम्रपाषाण संस्कृति के स्थल और सूची सेकंड में दे रखा है उनकी अवस्थिति। तो सूची फर्स्ट में देखा जाए पांडु राजर धीबी, इसका मिलान किससे होगा? इसका मिलान होगा जो है पश्चिम बंगाल से। गणेश्वर से का मिलान होगा राजस्थान से। एरण का मिलान किससे होगा? मध्य प्रदेश से। इनाम गांव का मिलान होगा महाराष्ट्र से। तो इस प्रकार से यहाँ पे सही कथन होगा बी ऑप्शन। सही मिलान हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि महाराष्ट्र की जोरवे संस्कृति का विकास मुख्यतः प्रवरा नदी के किनारे हुई थी। जबकि दूसरा कथन है कि जोरवे संस्कृति का विकास 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व तक हुआ था। जबकि तीसरा कथन है कि इस संस्कृति पर दक्षिण की नवपाषाण संस्कृति के तत्व भी विद्यमान पाए गए थे। चौथा कथन है कि जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल निवासा है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 15 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है पहला और तीसरा कथन यहाँ पे सही है, जबकि दूसरा और चौथा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। दूसरा इसलिए यहाँ पे गलत है क्योंकि जो जोरवे के बारे में बात कहा गया है, जोरवे संस्कृति का जो विकास है वो 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था, ना कि 2000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व के मध्य।
तो इसलिए दूसरा कथन जो है गलत है। और चौथा इसलिए गलत है कि जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल जो है दायमाबाद था, ना कि जो है निवासा, इसलिए चौथा कथन गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16 है, किस ताम्र पाषाण कालीन स्थल के लोग विविध प्रकार के अनाज जैसे बेर, अलसी, कपास, राई, बाजरा, मोटे अनाज आदि का उत्पादन बहुतायत में किया करते थे? तो यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन जो है नौदा टोली। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और ये नौदा टोली जो है महाराष्ट्र के नर्मदा नदी के किनारे स्थित है और यहाँ पे जो है ये अनाज पाए जाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस ताम्र पाषाणकालीन स्थल का संबंध बिहार से नहीं है? तो पहले देख लेते हैं बिहार से कौन कौन से हैं। एक तो ताराडीह है, दूसरा सोनपुर है और जो है तीसरा जो है क्या है चिरांद है। तो यहाँ पे जो है सिनवार लिखा है, तो इसकी जगह जो है चिरांद कर लीजिएगा। ये जो है बिहार से संबंधित है, इसलिए ये 3 ऑप्शन तो नहीं होंगे सही। बी ऑप्शन जो खैरा डी है ये सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसका संबंध बिहार से नहीं है, इसका संबंध उत्तर प्रदेश के जो बिंद क्षेत्र है यानी इलाहाबाद के आसपास का जो क्षेत्र है उससे ये संबंधित है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 है, कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। कथन ए है कि ताम्र पाषाणकालीन लोग जो है मवेशी जैसे कि भेड़, बकरी आदि पालते थे और उन्हें आंगन में बांधते थे, जबकि कारण है कि उन जानवरों का उपयोग दूध एवं जो है गौ उत्पादकों के लिए किया जाता था। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखा जाए कथन तो सही है, लेकिन कारण आर जो है यहाँ पे गलत हो जाता है, इसलिए यहाँ पे देखा जाए तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, हड़प्पा सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि हड़प्पा सभ्यता का उत्तर पूर्व में विस्तार मेरठ उत्तर प्रदेश तक था। दूसरा कथन है अभी तक भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 2800 हड़प्पा स्थलों की पहचान की जा चुकी है। जबकि तीसरा कथन है कि हड़प्पा सभ्यता ईसा पूर्व तीसरी और दूसरी जो है सहस्त्राब्दी की दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता संस्कृति थी। जबकि चौथा कथन है कि हड़प्पा नामक स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 19 में देखा जाए, 19 नंबर में तो एक तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, लेकिन चौथा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। चौथा यहाँ पे गलत है क्योंकि ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में नहीं बल्कि पंजाब प्रांत में ये जो है स्थित है, इसीलिए यहाँ पे चौथा स्टेटमेंट गलत था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, सूची फर्स्ट जो है जिसमें हड़प्पा सभ्यता के स्थल दे रखे हैं और सूची सेकेंड जिसमें उनकी अवस्थिति दे रखी है, इनका सुमेलन कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो सूची फर्स्ट में दे रखा है जो है पहला ऑप्शन कालीबंगा, तो कालीबंगा का मिलान होगा राजस्थान से, और जो है बनावली का मिलान होगा हरियाणा से, और आलमगीरपुर का मिलान होगा उत्तर प्रदेश से, और धौलावीरा का मिलान होगा गुजरात से, और जो है दाइमाबाद का मिलान होगा महाराष्ट्र से। तो इस प्रकार से यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, मोहनजोदड़ो से प्राप्त महान स्नानागार का परिमाप क्या था? तो इसका परिमाप था 11.88 मीटर लंबाई, 7.01 मीटर चौड़ाई और 2.43 मीटर की गहराई। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्दों के आधार पर कीजिए। कथन है कि कालीबंगा के हिस्से में भी ईंटों के चबूतरे हैं
जिसका इस्तेमाल जो है अन्नागार के लिए हुआ होगा। तो यहाँ पे जो है कालीबंगा के दक्षिणी हिस्से में, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, हड़प्पा सभ्यता किस धातु युग से संबंधित मानी जाती है? तो यहाँ पे 23 नंबर में देखा जाए कांस्य युगीन जो है कांस्य युगीन जो है धातु युग से संबंधित मानी जाती है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, हड़प्पा सभ्यता की लिपि की खोज कब की गई थी? तो इसकी लिपि की खोज जो है 1853 ईस्वी में की गई। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और 1923 ईस्वी तक लगभग सारे लिपियों की खोज भी कर ली गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता के नगरों के बीच व्यापारिक गतिविधियों के पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेसोपोटामिया की ग्रंथों में हड़प्पाई क्षेत्रों के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, मेलुहा का प्रयोग किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर 3 सींग वाले सिर के एक योगी की मुद्रा चित्रित है, जिसके पास कुछ पशुओं के चित्र भी उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। उन पशुओं में किस पशु का चित्र उन मोहरों में नहीं पाया गया है? तो उनमें जो है बैल का चित्र नहीं पाया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। वहाँ पर जो है एक हाथी, एक शेर, एक गैंडा और जो है सिंहासन के नीचे एक भैंसा का चित्रण मिलता है। साथ ही जो है इसके पैरों के नीचे 2 हिरण भी मिले हैं, लेकिन यहाँ बैल का चित्रण नहीं मिलता है, जिससे इसकी जो है समानता पशुपति महादेव से पूर्णतः नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, कांस्य से निर्मित एक अर्धनग्न महिला नर्तकी की मूर्ति हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो ये मूर्ति जो है हड़प्पा से प्राप्त हुई है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यह महिला जो है एक हार पहने हुई है और बाकी जो है नग्न अवस्था में जो है प्रदर्शित की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, आर्य शब्द किस बात का संकेतक है? तो आर्य शब्द जो है एक सांस्कृतिक समुदाय का जो है संकेतक है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और जो है भारत में जो है हम आर्यों को जो है ऋग्वेद से जानते हैं और इस ग्रंथ में आर्य शब्द का कुल जो है 36 बार जो है प्रयोग किया गया है। और सामान्यतः देखा जाए तो एक सांस्कृतिक समुदाय का इसको परिचायक माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, सूची फर्स्ट का सूची सेकेंड के साथ सुमेलन कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो सूची फर्स्ट में दे रखा है, एक तरफ जो है कस्सित अभिलेख, दूसरा है हित्तीत अभिलेख, तीसरा है मित्तानी अभिलेख। तो तीनों का हम लोग जो है आपस में मिलान करते हैं। तो जो है पहला का मिलान होगा कस्सित अभिलेख का मिलान क्या होगा, जो है ये इराक से संबंधित है। हित्तीत अभिलेख का मिलान होगा जो है तुर्की से और मित्तानी अभिलेख का मिलान होगा सीरिया से। तो इस प्रकार यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हित्तीत अभिलेख जो है इसका उदय जो है 19वीं से 17वीं जो है सदी के मध्य हुआ और तुर्की पूर्व में तुर्की को जो है अनातोलिया भी कहा जाता था। और जो है कस्सित अभिलेख जो है 1600 ईसा पूर्व में इसका उदय हुआ, कहाँ, इराक में। और इराक को पहले मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा मित्तानी अभिलेख का उदय हुआ 14वीं शताब्दी में, कहाँ पे, सीरिया में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, कथन ए और कारण आर पर विचार करें तथा नीचे दिए गए विकल्प की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो कथन पहला है कि इंडो आर्यन समुदाय के लोग कलीबाई और गैर कलीबाई संघर्ष में हर जगह सफल रहे, जबकि दूसरा कथन है कारण इंडो आर्यन के पास जो है अश्वयुक्त रथ, कवच और बेहतर हथियार थे। तो यहाँ पे देखा जाए दोनों ही कथन सही हैं और
RA की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित ऋग्वैदिक संस्थाओं पर विचार करें। पहला सभा, दूसरा समिति, तीसरा जो है विदत, चौथा गण। तो उपरोक्त में से किन संस्थाओं में महिला भी भाग लेती थी? तो यहाँ पे पहला और तीसरा सही है, जिसमें महिला भाग लेती थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार ऋग्वेद के किस अध्याय में आया है? तो इसका उल्लेख जो है 10वें जो है अध्याय में आया है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। ऋग्वेद में जल के देवता के रूप में किसका उल्लेख किया गया है? तो वरुण का उल्लेख किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। जबकि इंद्र को देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण देवता का जो है संज्ञा दी गई है और इन्हें युद्ध और वृष्टि के देवता के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। इसके अलावा अग्नि को देवताओं और लोगों के बीच जो है मध्यस्थ की भूमिका निभाने का जो है दायित्व तो सौंपा गया है और वरुण जो है जल के देवता और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी वरुण को दी गई है। जबकि सोम को वनस्पतियों के देवता के रूप में जो है संदर्भित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि ऋग्वैदिक कालीन लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, जबकि दूसरा कथन है कि ऋग्वैदिक लोगों को कृषि के ज्ञान का अभाव था। तो यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। पहला सही है, दूसरा गलत है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि देखा जाए तो ऋग्वैदिक काल की जो अर्थव्यवस्था थी वो पशुपालन पर आधारित थी और उनके अधिकांश युद्ध जो है गायों के लिए होते थे। गाय जो है धन का सबसे महत्वपूर्ण साधन माना गया है। इसके अलावा जो है ऋग्वैदिक लोगों को कृषि का बेहतर ज्ञान था। वे लोग बुआई, कटाई, छटाई जैसे कृषि कार्यों से परिचित थे और विभिन्न मौसमों के बारे में जानकारी रखते थे। तो यहाँ पे दूसरा कथन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ सम्मिलित करें तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो जनपद में देखा जाए तो जनपद कितने थे, ठीक है, ऋग्वैदिक काल में? तो यहाँ पे देखा जाए तो जनपद जो है 0 थे और इंद्र का जो है उल्लेख है कितनी बार? 250 बार, सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता के रूप में। और अग्नि का उल्लेख है 200 बार, जन का उल्लेख है 275 बार और विष का उल्लेख है 170 बार। तो इस प्रकार से यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र माना गया है? तो ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और सिंधु नदी को सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी का दर्जा दिया गया है और गंगा को ऋग्वैदिक काल में उतना महत्व नहीं मिला, मात्र एक बार उल्लेख किया गया है ऋग्वैदिक काल में। जबकि जो है कुभा जो नदी है उसका उल्लेख जो है काबुल अफगानिस्तान में बहने वाली नदी के रूप में हुआ है और ऋग्वैदिक काल में इसका उल्लेख किया गया है। और सरस्वती नदी को जो है ऋग्वेद में जो है नदीतमा या सर्वश्रेष्ठ या सबसे पवित्र नदी कहा गया है और इसकी पहचान जो है हरियाणा और राजस्थान में घग्घर हकरा के साथ की जाती है। और इसके लेकिन इसके ऋग्वैदिक वर्णन से पता चलता है कि यह दक्षिण अफगानिस्तान में जो है अवेस्तर नदी हरखवाती, जिसका वर्तमान नाम हेलमंद है, यहीं से सरस्वती नाम भारत में आया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर वैदिक जनपद अपने दार्शनिक राजाओं और ब्राह्मण धर्मशास्त्रियों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था?
तो 37 में देखा जाए तो 37 में सही जवाब है बी ऑप्शन, पांचाल राज। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। पांचाल जो राज है ये जो है उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जिले के आसपास का क्षेत्र जो है पांचाल राज कहलाता था। और ये पांचाल जो जनपद है इस पे जो है हमें जो है महाभारत काल में भी जो है द्रौपदी के पिता के रूप में उनका वर्णन मिलता है कि पांचाल राज का वर्णन यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से किस वेद में श्लोक के साथ पाठ किए जाने वाले अनुष्ठान भी बताए गए हैं? तो यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, यजुर्वेद। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि देखा जाए तो उत्तर वैदिक काल के दौरान वेदों के 3 और जो है संकलन तैयार किए गए थे, जो सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद थे। जो यजुर्वेद में न केवल श्लोक थे बल्कि उनके पाठ किए जाने वाले अनुष्ठान भी बताए गए, जो उस वक्त के सामाजिक और राजनीतिक परिवेश और स्थिति से अवगत कराते हैं। जबकि सामवेद में यह प्रक्रिया थी कि इस वेद में ऋग्वेद के सूक्तों को चुनकर उनका संशोधित संग्रह किया गया ताकि उसे लयबद्ध कर जो है गाने योग्य बनाया जाए। और अथर्ववेद में जो है इस वेद के जरिए हमें नारियों के विश्वासों और प्रथाओं के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित उत्तर वैदिक जनपदों पर विचार कीजिए। पहला है कुरु, दूसरा है जो है वत्स, तीसरा है अवंती, चौथा है पांचाल, पांचवा है मगध, छठा है विदेह और जो है सातवां है मत्स्य, आठवां है गंधार। तो उपरोक्त में से कहाँ जो है 600 ईसा पूर्व के आसपास उपनिषदों का संकलन किया गया था? तो जो है एक तो पांचाल में और दूसरा जो है विदेह में। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचाल और विदेह की धरती पर जो है 600 ईसा पूर्व के आसपास जो है उपनिषदों का संकलन हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित भारतीय दर्शन प्रणाली की किस शाखा का संबंध भौतिकवादी दर्शन से नहीं था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, मीमांसा का। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। जबकि मीमांसा का शाब्दिक अर्थ होता है तर्क करना या व्याख्या की कला आना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि उत्तर वैदिक ग्रंथों में आर्य शब्द जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का घोतक है। दूसरा कथन है कि वैश्य जो है वर्ण के लोग जो है उपनयन संस्कार के हकदार नहीं थे। जबकि तीसरा कथन है कि बलि प्रथा ने ब्राह्मणों की शक्ति कमजोर की। चौथा कथन है कभी कभी ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच जो है सर्वश्रेष्ठता स्थापित करने के लिए संघर्ष छिड़ जाते थे। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? तो यहाँ पे देखा जाए तो दूसरा और तीसरा कथन जो है असत्य है, जबकि पहला और चौथा कथन यहाँ पे सही है। तो असत्य के लिए देखना था, तो दूसरा तीसरा असत्य है। तो दूसरे में कहा गया है कि जो वैश्य वर्ण के लोग थे वो उपनयन संस्कार के हकदार नहीं थे। तो यहाँ पे 3 उच्च वर्णों का उल्लेख किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इनकी एक समान विशेषता यह थी कि वे उपनयन संस्कार यानी जनेऊ धारण करने के हकदार थे। सबसे नीचे का वर्ण जो शूद्र था उसको यह अधिकार प्राप्त ही नहीं था। इसके अलावा जो है बलि प्रथा ने जो है ब्राह्मणों की शक्ति में काफ़ी वृद्धि की और ब्राह्मणों का उदय एक आश्चर्यजनक विकास था और जो भारत के बाहर आर्य समाज में दिखाई नहीं देता है। ब्राह्मण वर्ण के लोग जो है दान और बलि प्रथा के माध्यम से अपने संरक्षक के लिए प्रार्थना की और उनसे उपहार प्राप्त किए। संभवतः यह जानकारी मिलती है कि गैर आर्य तत्वों ने भी ब्राह्मण वर्ण के गठन में कुछ भूमिका निभाई थी। तो यहाँ पे जो है दूसरा और तीसरा यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 42। जनपद शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो इसका उल्लेख जो है ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। हालांकि बात की जाए तो चारों वेदों में जन शब्द अर्थात कलिबाई लोक का उल्लेख बहुत बार किया गया है, पर वहाँ पर जनपद या लोगों के आवास का कोई उल्लेख नहीं मिलता है।
यह शब्द जो है सबसे पहले उत्तर वैदिक ग्रंथ ब्राह्मण में मिलता है, जो कि 800 ईसा पूर्व का नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। वैदिक ग्रंथों में व्रही शब्द एक अनाज विशेष के लिए प्रयुक्त हुआ है। व्रही किस अनाज का घोतक है? तो व्रही जो है चावल का घोतक है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि वैदिक काल के में जो है लोग जो है जौ का उत्पादन परंपरागत रूप से किया करते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल के दौरान जो है चावल और गेहूं का जो है उत्पादन उनकी मुख्य फसल बन गई और आगे चलकर जो है गेहूं पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोगों का मुख्य आहार भी बन गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। कथन ए और कारण आर पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। कथन ए में देखा जाए तो उत्तर वैदिक काल में वर्ण विभेद उतना गहरा नहीं हो पाया था, जबकि कारण है कि राजा के राज्याभिषेक से जुड़े कई सार्वजनिक अनुष्ठानों में शूद्र हिस्सा लेते थे। तो यहाँ पे 44 में देखा जाए तो 44 में जो है ए ऑप्शन सही है, ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो है वर्धमान महावीर माने जाते हैं। वे जो है जैन धर्मावलंबियों की ये मान्यता रही है। उनके सबसे महत्वपूर्ण गुरु जो थे वो महावीर के 23 और पूर्ववर्ती गुरु थे, जिन्हें तीर्थकर कहा जाता था। और ऋषभ देव को पहला तीर्थकर माना गया है, लेकिन शुरुआत के 22 तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता बेहद संदिग्ध मानी गई है। जैन धर्म की सबसे प्रारंभिक महत्वपूर्ण शिक्षा का श्रेय जो है पार्श्वनाथ को जाता है, जो 23वें जो है तीर्थंकर थे। हालांकि उनके जो है आध्यात्मिक उत्तरवर्ती जो थे वो वर्धमान महावीर थे, जो 24वें तीर्थंकर थे, और उनको ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि जैन धर्म जो है देवताओं के अस्तित्व को मान्यता नहीं देता है, जबकि दूसरा कथन है जैन धर्म में जिन या जिना को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। तीसरा कथन है जैन धर्म जो है वर्ण व्यवस्था की निंदा करता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे दूसरा कथन यहाँ पे सही है, पहला कथन यहाँ पे गलत है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है जैन धर्म के सिद्धांतों के प्रचार के लिए पाली भाषा को अपनाया गया। दूसरा कथन है अधिकांश जैन धर्म से जुड़े साहित्य की रचना जो है अर्ध मगधी में किया गया था। जबकि तीसरा कथन है कि 6ठी शताब्दी में पाटलिपुत्र में जैन ग्रंथों के संकलन का काम पूरा किया गया। चौथा कथन है जैन धर्मावलंबियों ने कन्नड़ भाषा के विकास में पर्याप्त योगदान दिया। तो यहाँ पे कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे दूसरा सही है, चौथा सही है, पहला और तीसरा यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो है पाली भाषा को नहीं बल्कि प्राकृत भाषा को अपनाया गया, इसलिए पहला कथन यहाँ पे गलत है। जबकि जो है तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि 6ठी शताब्दी में पाटलिपुत्र में जैन ग्रंथों के संकलन का काम पूरा हुआ, जबकि जैन ग्रंथों के संकलन का कार्य 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है पाटलिपुत्र में नहीं बल्कि वल्लवी गुजरात में पूरा हुआ था, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट भी गलत था। तो यहाँ पे सही कौन सा हुआ? दूसरा और चौथा सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म जो है हुआ था ये बताना है आपको। तो यहाँ पे देखा जाए गौतम बुद्ध का जन्म जो है महावीर स्वामी से लगभग 27 वर्ष पहले हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। और गौतम बुद्ध जो है महावीर स्वामी एक दूसरे के जो है समकालीन हुआ करते थे। गौतम बुद्ध का जन्म 567 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में स्थित जो है कपिलवस्तु नामक स्थान पर हुआ था। वहीं महावीर स्वामी के जन्म के संबंध में यह मान्यता मानी गई है कि उनका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में बिहार के वैशाली के निकट बसड़ नामक स्थान पर हुआ था।
इस प्रकार गौतम बुद्ध का जन्म महावीर स्वामी से लगभग 27 वर्ष पहले जो है हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। किस बौद्ध ग्रंथ में गाय को भोजन, सौंदर्य, शक्ति और सुख प्रदान करने वाला बताया गया है? तो 49 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है सुत्तनी पात में जो है गाय को जो है भोजन, सौंदर्य, शक्ति और सुख प्रदान करने वाला बताया गया है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। कथन ए और कारण आर पर विचार करें तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। कथन ए दे रखा है कि बौद्ध धर्म ने प्राचीन भारत की कला पर अपना प्रभाव छोड़ा। कारण यह है कि भारत में पूजा की जाने वाली प्रारंभिक मानव मूर्तियां संभवतः गौतम बुद्ध की थी। यहाँ पे देखा जाए तो दोनों कथन सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो भारत में पूजा की जाने वाली पहली मानव मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी और बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने पत्थर में बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाओं को चित्रित किया था। और जो है बिहार के बोध गया और मध्य प्रदेश के सांची एवं भरहूत की मूर्ति श्रृंखलाएं इन्हीं कलात्मक गतिविधियों को उजागर करती हैं और पहली शताब्दी के बाद से गौतम बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण श्रृंखलाबद्ध रूप से शुरू किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। तो कथन है कि यूनानी और भारतीय शिल्पकारों ने एक साथ मिलकर भारत के उत्तर पश्चिम की सीमाओं पर एक नई कला का सृजन किया, जिसे जो है गांधार कला के नाम से जाना जाता था। इसमें जो है बुद्ध जीवन या उनकी शिक्षाओं पर आधारित थी ये जो है कला। और यहाँ पर जो है मूर्ति निर्माण का शिल्प अर्थात मूर्ति बनाने का जो है तकनीक जो यूनानी कला थी उससे ये जो है कला जो है काफ़ी प्रभावित थी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। जैन मठों को क्या कहा जाता था? तो जैन मठों को जो है बसादिस कहा जाता था। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और 5वीं शताब्दी ईसा के बाद जो है जैन मठों की जो है स्थापना हुई और जैन मठों को जो है बसादित कहा जाता था और कर्नाटक में इसका जो है पर्याप्त विकास हुआ। वहाँ राजाओं के समर्थन और उनके द्वारा दी गई जमीनों पर इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। पहला है शिशुनाग वंश, दूसरा है मौर्य वंश, तीसरा है नंद वंश, चौथा है हर्यक वंश। तो उपरोक्त राजवंशों के मगध पर शासन करने के क्रम को कौन सा विकल्प उचित रूप से प्रस्तुत करता है? तो देखा जाए तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व और उसके बाद जो है मगध का एक जो है साम्राज्य के रूप में विस्तार देखा गया और इसके पीछे बहुत से कारण थे। और इस दौरान जो है मगध पर जो है जो शासन करने वाले प्रमुख जो है राजवंश थे उन पे देखा जाए तो पहले थे हर्यक वंश, जिनका जो शासनकाल था 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक। तो हर्यक वंश के बारे में कहा गया है तो डी पहले ऑप्शन पे होगा। तो यहाँ पे ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया।
अब जो है सी बचता है और डी बचता है। तो यहाँ पे अगला है शिशुनाग वंश, जिनका शासनकाल था 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक। फिर था नंद वंश 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। फिर था मौर्य वंश, जिसका शासनकाल था 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। कथन ए और कारण आर पर विचार करें तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। कथन ए है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व से पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बिहार में बड़े प्रादेशिक राज्यों के गठन की परिस्थितियां पैदा हुई। कारण है कि लोहे का बढ़ता अनुप्रयोग उपरोक्त परिस्थितियों का सर्वाधिक उत्तरदायी कारक था। तो यहाँ पे देखा जाए ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। सूची फर्स्ट में महाजनपद दे रखा है, सूची सेकंड में राजधानी। कुछ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो सूची फर्स्ट में का मिलान करते हैं सूची सेकंड से। तो वत्स जो दे रखा है महाजनपद, इसका मिलान होगा। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है इलाहाबाद। और कौशल की राजधानी क्या है? श्रावस्ती। मल्ल की राजधानी क्या है? कुशीनारा। अवंती की राजधानी है महिसामती। इस प्रकार यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य अफगानिस्तान और दक्षिण पूर्वी मध्य एशिया तक के भौगोलिक क्षेत्र के संस्कृत के प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पढ़नी के कितने जनपदों के होने का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पे जो है 40 जो है जनपदों का उल्लेख मिलता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की और विजय पदक के रूप में जिना की मूर्ति उठा ले गया? तो इनका नाम था महापद्मनंद। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। ईरानी शासक डेरियस ने कब भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर आक्रमण किया था? तो 58 का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन 516 ईसा पूर्व में उसने आक्रमण किया था। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और इस दौरान उसने पंजाब, सिंध और जो है सिंधु नदी के पश्चिमी भाग पर जो है कब्जा कर लिया था और इन क्षेत्रों को ईरानी साम्राज्य में शामिल कर लिया गया और यह ईरान के 20वें प्रांत के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। भारत ईरान के संबंधों पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि ईरानी लेखक भारत में लेखन का एक रूप लेकर आए जिसे खरोष्टी लिपि कहा जाता है। दूसरा कथन है कि खरोष्टी लिपि बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। दूसरा कथन है मौर्य शिल्प कला पर भी ईरान प्रभाव देखा जा सकता है। चौथा कथन है कि भारत में पंच चिन्हित सिक्के यानी पंचमार्क सिक्के ईरानी संबंधों से प्रेरित होकर विकसित हुए थे। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो 59 में देखा जाए तो पहला और तीसरा कथन सही है यानी बी ऑप्शन सही है, लेकिन दूसरा और चौथा कथन यहाँ पे दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं के क्रम में लिखी जाती है, ना कि बाएं से दाएं के क्रम में, इसलिए यहाँ पे गलत है। चौथा इसलिए सही नहीं है क्योंकि ईरान के सिक्के भी उत्तर पश्चिमी भारतीय क्षेत्रों में पाए गए जो ईरानी के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों की को जो है सूचित करते हैं और इस बात के कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं कि ईरान के साथ जो है संधि के प्रभाव में पंच चिन्हित सिक्के भारत में उपयोग किए गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। सिकंदर के आक्रमण के समय भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पोरस नामक एक प्रसिद्ध शासक का राज्य था। पोरस ने सिकंदर का बहादुरी से सामना किया और पोरस का राज्य किन नदियों के बीच स्थित था ये आपको बताना है। तो 60 में देखा जाए तो पोरस का राज्य जो है चिनाब और झेलम नदी के जो है बीच स्थित था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर किस वंश का शासन था? तो इस समय जो है नंद वंश का शासन था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है।
और सिकंदर ने जो है भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया और उस समय मगध पर नंदवंश का शासन था और उनका शासनकाल 344 से 323 ईसा पूर्व तक रहा। और नंदवंश के जो अलोकप्रिय शासक थे घनानंद, वे सिंहासन पर विराजमान थे, जिसके बाद जो है जिसके पास जो है सिकंदर से भी बड़ी सेना हुआ करती थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 भारत में द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया कब और कहां से प्रारंभ हुई मानी जाती है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य गंगा घाटी से जो है इसका जो है प्रारंभ होना माना जाता है। और जो है भारत में जो है द्वितीय नगरीकरण की इस दौरान जो है शुरुआत हुई और इसी काल के जो है इसी काल में जो है पाली और संस्कृत के ग्रंथों में जो है कौशाम्बी, श्रावस्ती, अयोध्या, कपिलवस्तु, वाराणसी, वैशाली, राजगृह, पाटलिपुत्र और चंपा जैसे कई नगरों की खुदाई की गई और हर खुदाई में प्रारंभिक काले पॉलिश किए गए बर्तन या इसके मध्यावधि काल के आवास और मिट्टी की संरचनाओं के चिन्ह भी यहाँ पर प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 बुद्ध काल में वर्षकार और दीर्घचारण नामक दो प्रभावशाली मंत्रियों का उल्लेख किया गया है। उन दोनों का संबंध क्रमशः किस महाजनपद से था? तो उनका संबंध जो है मगध और कौशल से था। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके तहत देखा जाए तो जो मंत्री थे वर्षकार, तो वर्षकार ने जो है वैशाली में लिच्छियों के अधिकारियों में अपनी कूटनीति द्वारा फूट डाली और लिच्छवी गणराज्य पर मगध के प्रभुत्व को स्थापित करने में आजाद शत्रुओं की काफ़ी मदद भी की। और इसी के तहत जो है दीर्घचारण जो थे मंत्री, उन्होंने कौशल के राजा की काफ़ी सहायता की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 300 ईसा पूर्व के आसपास नगरीकरण के कारण जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि हुई थी। निम्नलिखित नगरों को उनकी जनसंख्या के हिसाब से आरोही क्रम में घटते हुए संयोजित करें। एक ऐतिहासिक अनुमान के अनुसार देखा जाए तो पाटलिपुत्र में जो है 2,70,000 लोग जो है निवास करते थे, मथुरा में 60,000, बेसनगर यानी विदिशा में 48,000, कौशाम्बी में 40,000, उज्जैन में 38,000 लोग रहते थे। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखा जाए तो कूट बनेगा, पहले पाटलिपुत्र बनेगा, उसके बाद मथुरा बनेगा, फिर बेसनगर यानी विदिशा बनेगा, फिर कौशाम्बी बनेगा, फिर उज्जैन बनेगा। तो इस प्रकार यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 प्राकृत ग्रंथों में किस नगर को वनियागामा अर्थात व्यापारियों की बस्ती कहा गया है? तो यहाँ पे देखा जाए व्यापारियों की बस्ती जो है चंपा को कहा गया है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और ये चंपा जो है आपके जो यानी आधुनिक भागलपुर के निकट स्थित है, जिसे प्राकृत ग्रंथों में वनियागामा के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका अर्थ होता है व्यापारियों की बस्ती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर के लिए किस नाम का प्रयोग किया? तो यहाँ पे सही जवाब है जो है पोलीब्रोथा नाम जो है उन्होंने जो है सजेस्ट किया। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यूनानी जो राजदूत थे मेगास्थनीज, इनकी एक पुस्तिका थी इंडिका, जिसमें जो है मौर्य प्रशासन और इतिहास की जानकारी का जो है स्रोत माना गया है। हालांकि ये ग्रंथ अब अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, तथापि कई अन्य यूनानी लेखकों के लेखन में मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित उद्धरण हमें मिलते हैं। इन उद्धरणों को जो है संग्रहित कर इंडिका शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की गई। और मेगास्थनीज के अनुसार उस समय भारत में कई नगर मौजूद थे, जिसमें पाटलिपुत्र महत्वपूर्ण था और मेगास्थनीज पाटलिपुत्र के लिए जो है पोलीब्रोथा नाम का प्रयोग करता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्दों के आधार पर कीजिए। अशोक का इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर पुनः निर्मित है, जिसकी संख्या जो है 39 है और जो 5 तरह से वर्णित किए गए हैं। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा सी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 68 है निम्नलिखित भाषाओं पर विचार करें। पहला संस्कृत, पाली, प्राकृत, यूनानी जो है आर्मेयिक। तो उपरोक्त में से किन किन भाषाओं में अशोक के अभिलेख लिखे गए हैं? तो ये अभिलेख जो है
प्राकृत में लिखे गए हैं, यूनानी में, आर्मेक में लिखे गए हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। अपने राज्याभिषेक के कितने वर्षों बाद अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध लड़ा गया? तो अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष पश्चात जो है ये युद्ध लड़ा गया, कलिंग पे आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। हालांकि अशोक के राज्याभिषेक को लेकर थोड़ा विवाद भी है, क्योंकि कुछ विद्वान इसे 273 ईसा पूर्व मानते हैं और कुछ जो है 269 ईसा पूर्व मानते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि मौर्य प्रशासन में कर निर्धारण और संग्रहण के उच्चतम अधिकारी को जो है सन्निधाता कहा जाता था। दूसरा कथन है मौर्य प्रशासन में राजकोष एवं भंडार के मुख्य संरक्षक को जो है समाहर्ता कहा जाता था। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 69 का देखा जाए तो यहाँ पे 70 का देखा जाए, माफ कीजिएगा 70 नंबर क्वेश्चन है। तो 70 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि मौर्य प्रशासन में कर निर्धारण और संग्रहण के उच्च अधिकारी को समाहर्ता कहा जाता था और मौर्य प्रशासन में राजकोष एवं भंडार के मुख्य संरक्षक को जो है सन्निधाता कहा जाता था, जस्ट उल्टा कहा जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक जो है बृहद्रथ था। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। मौर्य साम्राज्य का पतन जो है 185 ईसा पूर्व में उस समय हुआ जब अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया था और जबरन पाटलिपुत्र के सिंहासन पर खुद को काबिज कर लिया। इस प्रकार बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक सिद्ध हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर दूसरी शताब्दी ईस्वी तक भारतीय महाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों पर विदेशी वंशों का प्रभुत्व स्थापित हुआ। उनके आक्रमण करने और सत्ता पर स्थापित होने का सही क्रम क्या था? तो उनका सही क्रम ये था, पहले जो है हिंद यूनानी जिन्हें बैक्ट्रियन कहा जाता है, वे उन्होंने जो है अपना प्रभुत्व स्थापित किया आक्रमण करके। इसके पश्चात जो है शक, फिर जो है पहलव, फिर कुषाण। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। गोंडो फर्नेस जिनके शासनकाल में संत थॉमस ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत आए थे, किस वंश के शासक थे? तो वे जो है पार्थियन वंश के शासक थे। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और वे ईरान के थे और उन्होंने पहली शताब्दी में उत्तर पश्चिमी भारत के एक छोटे हिस्से पर कब्जा किया जो यूनानी और शकों की तुलना में बहुत छोटा था। और पार्थियनों के सबसे प्रसिद्ध शासक जो है गोंडा फर्नेस थे। उनके शासनकाल में संत थॉमस ईसाई धर्म के प्रसार के लिए भारत आए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। कथन पहला और कारण आर पर विचार करें तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। कथन ए है कि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर दूसरी शताब्दी ईस्वी तक भारत में सामंतवाद का बीजारोपण हुआ। कारण आर है कि मध्य एशियाई विजेताओं ने छोटे छोटे राज्यों के राजाओं पर अपना शासन थोप दिया। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। भारत में कुषाणों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो इनकी दूसरी राजधानी थी मथुरा। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। पहली राजधानी इनकी जो है पुरुषपुर थी, यानी आपका पाकिस्तान में पड़ने वाला पेशावर, जहां कनिष्ठ ने एक मठ और विशाल स्तूप बनवाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। शक सावंत की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो है 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा शुरुआत की गई थी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये जो है कुषाण जो है कनिष्क जो है सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। आधुनिक समय में भारत के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला हिंदुस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग स्पष्ट रूप से कब किया गया? तो इसका प्रयोग जो है तीसरी शताब्दी में किया गया। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तीसरी शताब्दी में जो है कि मध्य तक जो है ससैनियों ने
निचले सिंधु क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और शुरुआत में ससेनियों ने इस क्षेत्र को हिंदू कहा और यह धर्म के संदर्भ को सूचित करने के लिए किया गया था, क्योंकि जो है ससेनियम जो थे उनको जो है सा की जगह पर जो है हा शब्द का प्रयोग किया करते थे। इसीलिए देखा गया कि सन 262 ईस्वी के एक जो है ससेनियन अभिलेख में हिंदुस्तान शब्द का स्पष्ट रूप से पहली बार प्रयोग हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। भारत में ज्योतिष विज्ञान के लिए होरोस्कोप का प्रयोग बहुतायत में किया जाता है। होरोस्कोप शब्द किसकी देन है? तो यह जो है यूनानियों की देन है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि देखा गया कि जो है मौर्योत्तर काल में जब मतलब कि मौर्य शासनकाल का जो है ढलाव पीरियड था, उस समय जो है यूनान के संपर्क से भारतीय खगोल विज्ञान और ज्योतिष शास्त्र की जो है संरचना उनके संपर्क में आई और इस दौरान जो है भारतीय खगोल विज्ञान विकसित हुआ और संस्कृत ग्रंथों में ग्रहों के संचार संबंधी कई यूनानी शब्द दिखाई देते हैं, जिससे हमें जो है प्रतीत होता है कि भारतीय ज्योतिष जो है यूनानी विचारों से काफ़ी प्रभावित हुई और इसलिए यहाँ पे होरोस्कोप शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। वर्तमान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में गोदावरी तट पर स्थित पैठन या प्रतिष्ठान सातवाहनों की राजधानी थी। किस सातवाहन शासक ने इसे राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो इनका नाम था विशिष्ट पुत्र पुलुमयी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है गौतमिक पुत्र का उत्तराधिकारी था और इसने सातवाहन साम्राज्य को आंध्र क्षेत्र तक विस्तृत किया था और जो है पुलुमयी ने ही गोदावरी तट पर स्थित पैठान को अपनी राजधानी के रूप में नामित किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। सातवाहन शासकों की राजभाषा क्या थी? तो उनकी राजभाषा जो थी प्राकृतिक राजभाषा थी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। सातवाहन शासन प्रणाली में ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन का कामकाज जो है गौलमिका को सौंपा जाता था। गौलमिका सेना की टुकड़ी का प्रधान होता था। इस सैन्य टुकड़ी में क्या शामिल होता था? इस सैन्य टुकड़ी में 9 रथ, 9 हाथी, 50 घोड़े, 45 पैदल सैनिक शामिल होते थे। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है सातवाहन शासक ब्राह्मण थे और विजय ब्राह्मणवाद के प्रतीक थे। सातवाहन शासकों ने बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान कर बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही हो जाएंगे, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। कथन ए और कारण आर पर विचार करें तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। कथन ए में दे रखा है कि दक्षिण के महापाषाणी संस्कृति के लोग उन्नत कृषि करते थे। इसका कारण है कि महापाषाणी लोगों के कब्रों में लोहे के बने तीर, भाले और खुरचन, हंसिया और त्रिशूल जैसी वस्तुएं बहुतायत में पाए गए। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है ए ऑप्शन तो यहाँ पे गलत है, लेकिन इसका कारण जो है आर यहाँ पे सही है, क्योंकि जो है महापाषाणी संस्कृति के लोग जो है उन्नत कृषि नहीं किया करते थे। उनकी हालांकि उनकी कब्रों में लोहे के तीर, भाले, खुरचन, हंसिया और त्रिशूल पाए गए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। दक्षिण भारत के इतिहास के संदर्भ में जो है तमिस्कम शब्द का क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है कि उत्तर भारत और सुदूर दक्षिण के बीच का सांस्कृतिक एवं आर्थिक संपर्क है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। प्रारंभिक चोलों का मुख्य राजनीतिक केंद्र कहाँ स्थित है? तो इनका जो है केंद्र जो है उरैयूर में स्थित है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो संगम काल था तो संगम ग्रंथों से जो है चोलों के राजनीतिक इतिहास के बारे में जो है हमें जानकारी प्राप्त होती है और इसके अनुसार चोल राज्य जो है पांड्य क्षेत्र के उत्तर पूर्व में पेन्नार और वेलार नदियों के बीच स्थित था। इसका मुख्य राजनीतिक केंद्र जो है उरैयूर में था, जो कपास के व्यापार के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध था। ऐसा लगता है कि जो है दूसरी ईसा पूर्व में जो है दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में जो है एलोरा नामक एक राजा ने श्रीलंका पर कब्जा करके लगभग 50 वर्षों तक वहाँ शासन भी किया था।
नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड को सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। सूची फर्स्ट में पहला दे रखा है शिल्पाधिकारम। तो इसका मिलान होगा ये जो है एक जो है प्रेम कहानी है, जो है कोलन और माधवी की प्रेम कहानी है, तीसरे से मिल जाएगा। बी ऑप्शन में है जो है बी ऑप्शन में दे रखा है मणि मेकैले। ये जो है ये एक महाकाव्य है, साहित्यिक महाकाव्य है। तो यहाँ पे देखा जाए इसका मिलान होगा ए ऑप्शन से। अगला है तिरुकुरल, इसका मिलान होगा एक दार्शनिक विचार और सूक्तियाँ हैं, तो चौथे से हो जाएगा। अगला है तुलक्का पीएम, ये है तमिल व्याकरण, तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। मौर्य काल के दौरान दक्षिण भारत का कौन सा राज्य मोतियों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था? तो ये राज्य था पांड्य राज्य, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये कृष्णा नदी के दक्षिणी छोर में जो है 3 राज्यों में विभाजित था। मौर्य काल के दौरान जो है चोल, पांड्य और चेर या केरल कहा जाता था, जिससे पांड्यों का पहला उल्लेख जो है मेगास्थनीज ने किया था। और मेगास्थनीज ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ जो है यूनानी राजदूत था, और जिसने जो है इंडिका नामक ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना भी की थी। और उन्होंने ही जो है कहा था कि पांड्य राज्य जो है मोतियों के लिए प्रसिद्ध है और एक महिला द्वारा शासित राज्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें और नीचे दिए गए सूचियों के नीचे कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो वर्मन का मिलान किससे होगा? वर्मन का मिलान होगा क्षत्रिय। वर्मन कौन थे? क्षत्रिय। शर्मन कौन थे? ब्राह्मण। और गुप्त कौन थे? वैश्य। दास कौन थे? शूद्र। तो इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी ये उपाधियां थी जो दी जाती थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। गुप्त संवत की शुरुआत किस शासक के द्वारा की गई? तो यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन, चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम एक जो है शासक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने जो है महान शासक माना गया है, क्योंकि उन्होंने 319 से 20 ईस्वी में अपने शासन की शुरुआत में ही एक नया सावंत प्रारंभ किया, जिसे गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है। बाद में कई अभिलेखों का समय निर्धारण इसी गुप्त संवत से किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, समुद्रगुप्त को, क्योंकि समुद्रगुप्त ने बलपूर्वक भारत के एक बड़े हिस्से को जीतकर वैसे ही एकता की जंजीर में बांधने का काम किया, जैसे 18वीं शताब्दी में फ्रांस को एक सूत्र भारत का नेपोलियन कहा गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। जो है अस्त्विका या आट्विक राज्य से क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य है विंध्य क्षेत्र में स्थित वनों की साम्राज्य से तात्पर्य है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। प्रसिद्ध चीनी तीर्थ यात्री फाहियान के भारत दौरे का काल क्या था? तो इसका कार्यकाल था 399 से 414 ईस्वी के मध्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने भारत में विक्रम संवत की शुरुआत की थी। दूसरा कथन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास और अमर सिंह जैसे विद्वानों को आश्रय दिया गया। तीसरा कथन है चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चौथा कथन है चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। तो यहाँ पे कौन से कथन सही है? यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। दूसरा तीसरा कथन यहाँ पे सही है। दूसरा तीसरा सही है, जबकि पहला चौथा गलत है। क्योंकि देखा जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रम संवत की शुरुआत नहीं की थी, बल्कि विक्रम संवत की शुरुआत उज्जैन के किसी अज्ञात शासक ने
शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में विक्रम संवत की शुरुआत की थी और उसने जो है विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाता है, जबकि दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है। चौथा ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वह चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी नहीं था, बल्कि वह समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था। तो यहाँ पे चौथा कथन भी गलत हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। कथन ए और कारण आर पर विचार करें तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। तो कथन ए दे रखा है कि मौर्य शासकों के विपरीत गुप्त शासकों ने परमेश्वर, महाराजाधिराज और परम भट्टारकर जैसी आडंबरपूर्ण उपाधियां धारण की। इसका कारण था कि गुप्त साम्राज्य मौर्य साम्राज्य से अधिक विशाल था। तो यहाँ पे देखा जाए कथन ए सही है, परंतु आर यहाँ पे गलत है। आर यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। गुप्त काल में विशेषकर मध्य और पश्चिमी भारत में ग्रामीणों को राजकीय सेना एवं अधिकारियों की कुछ निःशुल्क सेवाएं भी प्रदान करनी पड़ी थी। ऐसी निःशुल्क सेवाओं को क्या कहा जाता था? तो इनको कहा जाता था विष्टि। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और ये जो है गुप्त काल में राजा द्वारा कृषि उपज का 1/4 भाग से लेकर छठे हिस्से तक जो है वसूला जाता था। जो सेवाएं थी वो वसूली जाती थी। और इसके अलावा जब भी शाही सेना ग्रामीण इलाकों से गुजरती थी तो स्थानीय लोगों को उन सैनिकों को खिलाना पिलाना भी पड़ता था। और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले राजकीय अधिकारियों के दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे पशु, अनाज, फर्नीचर आदि की आपूर्ति भी किसानों को करनी पड़ती थी। इसके अलावा विशेषकर मध्य और पश्चिमी भारत में ग्रामीणों को राजकीय सेना एवं अधिकारियों की सेवा भी निःशुल्क रूप से करनी पड़ती थी। ऐसी निःशुल्क सेवाओं को विष्टि कहा जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। गुप्त साम्राज्य को प्रांतों या मंडलों में विभाजित किया गया था, जिसे जो है भुक्ति कहा जाता था। भुक्ति का प्रभारी अधिकारी क्या कहलाता था? तो यहाँ पे देखा जाए ये ऑप्शन सही है, उपरिक कहलाता था। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। गुप्त शासकों के शाही मुहर पर किस पशु या पक्षी का चित्र अंकित होता था? तो इस पर जो है गरुड़ का चित्र अंकित होता था। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। तो यहाँ पे देखा जाए गुप्त शासकों ने सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए, जिन्हें उनके अभिलेख में जो है दीनार कहा जाता था। दीनार कहा जाता था। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। सन 448 ईस्वी के एक अभिलेख से यह पता चलता है कि 5वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में दशमलव प्रणाली अस्तित्व में थी। और यह अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो यह अभिलेख जो है इलाहाबाद से प्राप्त हुआ था। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 5वीं शताब्दी में देखा जाए तो पाटलिपुत्र के आर्यभट्ट ने जो है आर्यभट्टी नामक एक गणितीय पुस्तक लिखी और प्रतीत होता है कि यह गणितज्ञ विभिन्न प्रकार की गणनाओं से भली भांति परिचित थे और आर्यभट्ट शून्य और दशमलव प्रणाली दोनों के ज्ञाता थे। इलाहाबाद जिले के सन 448 ईस्वी के एक जो है गुप्तकालीन अभिलेख से पता चलता है कि 5वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में दशमलव प्रणाली अस्तित्व में थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित होने वाली प्राचीनतम भारतीय साहित्य ग्रंथ कौन सा था? तो इसका नाम जो था अभिज्ञान शकुंतलम था। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और इसकी रचना जो है कालिदास द्वारा की गई थी, जिनका काल जो है 4वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 5वीं शताब्दी का पूर्वार्ध था। जो कालिदास थे वे संस्कृत साहित्य के महान कवि थे और उनकी ही कृति अभिज्ञान शकुंतलम जो विश्व साहित्य में शीर्ष स्थान रखती है, ये उन्हीं की रचना थी। यह राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी से संबंधित है, जिनका पुत्र हुआ भरत, जो बहुत बड़ा शासक था और इसी के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद होने वाले प्राचीनतम भारतीय साहित्य अभिज्ञान शकुंतलम ही था। यह भगवद गीता ऐसा दूसरा ग्रंथ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत का दौरा करने वाले प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेन-सांग कितने वर्षों तक भारत में रहा? तो ह्वेन-सांग जो है भारत में 15 वर्षों तक रहा।
सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। वह 629 ईस्वी में भारत पहुँचा और 645 ईस्वी तक भारत में कुल 15 वर्षों तक वह रहा और उसने हर्ष के दरबार में कई वर्ष बिताए और भारत में व्यापक यात्राएं भी की। उसके द्वारा दी गई सूचनाएं हर्षकालीन राजव्यवस्था एवं समाज को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। निम्नलिखित ग्रंथों पर कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि हर्षवर्धन अपने प्रारंभिक जीवन में वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। दूसरा कथन है ह्वेन-त्सांग के प्रभाव में आकर हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को अपनाया और इस धर्म का महान संरक्षक बना। तीसरा कथन है हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। चौथा कथन है ह्वेन-त्सांग की भारत यात्रा के समय बौद्ध धर्म 18 संप्रदायों में विभाजित था। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखा जाए दूसरा, तीसरा और चौथा कथन यहाँ पे सही है, बल्कि पहला कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि हर्षवर्धन अपने प्रारंभिक जीवन में शैव धर्म का अनुयायी था, ना कि वैष्णव धर्म का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। हर्ष का दरबारी कौन था? तो हर्ष का दरबारी था वाणभट्ट। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। महाबलीपुरम स्थित रथ मंदिरों का निर्माण प्रसिद्ध पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने करवाया था। उसमें कुल कितने रथ थे? तो उसमें कुल जो है 7 रथ थे। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और उनमें सबसे प्रसिद्ध जो है चेन्नई से 65 किलोमीटर दूर जो है महाबलीपुरम में स्थित रथ था। इसमें कुल जो है 7 रथ थे, जैसा कि ऑप्शन में बताया गया है, और जिसका निर्माण 7वीं शताब्दी में प्रसिद्ध पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने करवाया था। रथ मंदिर एक विशिष्ट संरचना में निर्मित है, जिसमें पत्थरों को काटे बिना ही स्वतंत्र रूप से खड़ा किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। दक्षिण भारत के इतिहास के संदर्भ में उर, सभा और नगरम का क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पे सही जवाब है गांव के प्रकार हैं ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। उर जो है एक समान प्रकार का गांव है जहाँ किसान जातियाँ रहती थीं, जिनकी ज़मीनें शायद सार्वजनिक होती थीं। सभा ये गांव का दूसरा प्रकार था। इसमें जो है ब्रह्मदेव गांव या ब्राह्मणों को दिए जाने वाले गांव आते थे। अगला है नगरम। इस प्रकार के गांव जो है व्यापारियों और जो है सौदागरों के वर्चस्व वाले गांव थे। संभवतः व्यापार में गिरावट आने पर गांवों में आकर बस गए व्यापारियों के कारण ऐसा हुआ होगा, ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106। पल्लव वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो इनके वास्तविक संस्थापक थे जो है सिंहवर्मन। सिंहवर्मन इनके वास्तविक संस्थापक थे। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107। रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। तो यहाँ पे देखा जाए तो चालुक्य शासन वाले क्षेत्रों में गांवों का संचालन बुजुर्ग करते थे, जिन्हें महाजन कहा जाता था। जिन्हें महाजन कहा जाता था। यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 108। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि 5वीं शताब्दी तक आदर्शवादी दर्शन के प्रतिपादकों ने भौतिकवादी दर्शन की खूब आलोचना की और अनुष्ठानों एवं जो है आध्यात्मिकताओं के जरिए मोक्ष प्राप्ति पर बल दिया। दूसरा कथन है आदर्शवादी दर्शन के विचारों ने वैज्ञानिक जांच और तर्कसंगत सोच की प्रगति को रोक दिया। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। पहला दूसरा दोनों ही कथन यहाँ पे सही होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। कथन ए और कारण आर पर विचार करें तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। कथन ए है कि ईस्वी सन की शुरुआत तक भारत में दर्शन की 6 शाखाएं विकसित हो चुकी थीं। कारण है कि उस समय तक भारत में राज्य और वर्ण भेद आधारित सामाजिक व्यवस्था मजबूती से स्थापित हो गया था। तो यहाँ पे देखा जाए तो ए ऑप्शन सही है, ए आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। उस दौरान जो है देखा जाए तो 4 जो है प्रमुख जो है लक्ष्य थे, जिनके माध्यम से संदेशों को प्रस्तावित किया गया। पहला जो है लक्ष्य था सामाजिक व्यवस्था का अनुपालन अर्थात धर्म की पालना करना। दूसरा था आर्थिक संसाधनों का प्रबंधन अर्थात अर्थ। तीसरा था शारीरिक सुख अर्थात काम। चौथा था मुक्ति का मार्ग अर्थात मोक्ष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय दर्शन प्रणाली ने परमाणु सिद्धांत की स्थापना की? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन वैशेषिक। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है।
ये विशेष और समान के बीच एक रेखा खींचते हैं और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश मिलकर नई वस्तुओं को जन्म देते हैं। वैशेषिक शाखा ने ही परमाणु सिद्धांत की स्थापना की। इनके अनुसार भौतिक वस्तुएं परमाणु से बनी होती हैं, लेकिन आगे चलकर यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण ईश्वर और अध्यात्मवाद में विश्वास के कारण कमजोर पड़ गया और इस शाखा ने स्वर्ग और मुक्ति दोनों को जो है अपनी परिभाषा में सम्मिलित किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111 है, वेदांत दर्शन का मूल आधार ग्रंथ ब्रह्म सूत्र किसकी रचना है? तो यहाँ पे जो है सही जवाब है डी ऑप्शन, बादरायण। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112 है, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्राचीनतम लौह उपकरण के साक्ष्य जो है कब प्राप्त हुए? पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्राचीन लौह उपकरण के साक्ष्य जो है प्राप्त हुए 700 ईसा पूर्व में। कौशल और विदेह में वैदिक लोगों का विस्तार कब हुआ? जो है 500 ईसा पूर्व में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्राचीनतम लौह उपकरण के प्रमाण कब प्राप्त हुए? जो है 800 ईसा पूर्व में। पंचाल और विदेह में उपनिषदों का संकलन कब हुआ? 600 ईसा पूर्व में। तो इस प्रकार देखा जाए तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 113 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है देखा जाए तो कौन सी घटना घटित हुई थी ये आपको देखना है। तो इस समय जो है शून्य की खोज हुई थी और तीसरी शताब्दी ईस्वी में जो है क्या हुआ था? खगोल विज्ञान और औषधि का स्वतंत्र विकास हुआ था। यहाँ पे चौथे का मिलान हो जाएगा। पाँचवीं शताब्दी ईस्वी में जो है शुल्भ सूत्रों ने माप और ज्यामिति ज्ञान प्रदान किया, पहले से हो जाएगा। छठी शताब्दी ईस्वी में चार्वाक का लोकायत दर्शन प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार यहाँ पे 113वें का सही जवाब होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114 है, पढ़नी द्वारा लिखित संस्कृत व्याकरण के ग्रंथ को किस नाम से जाना जाता है? इसको जो है अष्टाध्यायी के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115 है, सुश्रुत ने अपने चिकित्सा शास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा के लिए इस्तेमाल होने वाले कितने प्रकार के औजारों का उल्लेख किया है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, 121 प्रकार के जो है औजारों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116 है, भारत में व्यावहारिक ज्यामिति का प्रणेता किन्हें माना जाता है? तो यहाँ पे सही जवाब है जो है अपस्तंबा को माना जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117 है, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। तो कथन है, वराह मिहिर की प्रसिद्ध कृति जो है बृहत संहिता जो है किस शताब्दी ईस्वी में लिखी गई, ये आपको बताना है। तो इस दौरान देखा जाए तो छठी शताब्दी ईस्वी में लिखी गई। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। और इस संहिता में उन्होंने कहा कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमती है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर। उन्होंने ग्रहों की गतिविधियों और कुछ अन्य खगोल की समस्याओं की व्याख्या के लिए कई यूनानी कार्यों का भी उपयोग किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118 है, पाली ग्रंथों पर लिखी गई टीकाओं को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है अट्ठकथा। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दक्षिण भारतीय भाषाओं के विकास क्रम को काल क्रमानुसार उचित रूप से प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पे 119 का सही जवाब है, ये क्रम क्या होगा? जो है तमिल, कन्नड़ और तेलुगु होगा। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि दक्षिण भारत में तमिल सबसे पुरानी भाषा है और जो है ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में संगम साहित्य इसी भाषा में लिखा गया और तमिल के बाद दक्षिण भारत में कन्नड़ भाषा का विकास हुआ और तेलुगु और मलयालम जैसी भाषाएं बहुत बाद में विकसित हुई। अतः दक्षिण भारतीय भाषाओं के विकास का सही क्रम तमिल, कन्नड़ और तेलुगु है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
पहला कथन है, प्राचीन भारतीय समाज को मध्ययुगीन समाज में बदलने का मुख्य कारक भूमि अनुदान की प्रथा को माना जाता है। दूसरा कथन है, सरकारी अधिकारियों को भूमि अनुदान दिए जाने से उन क्षेत्रों में राजकीय नियंत्रण में वृद्धि हुई। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला कथन यहाँ पे सही है, जबकि दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। दूसरा कथन यहाँ पे, क्योंकि उस दौरान जो है उन क्षेत्रों में राजकीय यानी शाही नियंत्रण में गिरावट हुई थी, ना कि वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया पद सोरा क्या है? तो यहाँ पे 121 का सही जवाब है जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है, और जिसका निर्माण ओपन एआई ने किया है। और यह जो है टेस्ट प्रॉम्प्ट या एल्गोरिथम को जो है वीडियो में बदल देता है। उसके अलावा सोरा 3D स्पेस में मूविंग ऑब्जेक्ट के विश्लेषण के काम में भी सहयोगी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122, वर्ष 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? पहला समीर चौधरी, दूसरा राम भद्राचार्य, तीसरा गुलजार साहब को। तो यहाँ पे सही जवाब है राम भद्राचार्य और गुलजार साहब को, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123, COP28 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि COP28 का सम्मेलन दुबई संयुक्त अरब अमीरात में हुआ, जिसमें 197 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में वैश्विक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2050 तक 3 गुना करने के लक्ष्य की घोषणा की गई। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भारत और फ्रांस ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की आधिकारिक घोषणा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में की थी। दूसरा कथन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का लक्ष्य 2050 तक 1000 गीगावाट सौर क्षमता तैनात करना है। तीसरा कथन है, इसका मुख्यालय नोएडा में है तथा डॉक्टर अजय सूद महानिदेशक है। चौथा कथन है कि माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, पहला और चौथा कथन यहाँ पे सही है, जबकि जो है दूसरा और तीसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। दूसरा तीसरा यहाँ पे कथन गलत हो जाता है, क्योंकि ISA का लक्ष्य 2030 में 1000 गीगावाट सौर क्षमता तैनात करना है, ना कि 2050 तक। तो यहाँ पे ये गलत हो जाता है, और इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है और डॉक्टर अजय माथुर महानिदेशक है। तो दूसरा तीसरा ये गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125, ओडिसियस अंतरिक्ष यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह चंद्रमा के अध्ययन से संबंधित नासा का एक महत्वाकांक्षी मिशन है। दूसरा कथन है, यह मिशन जो है आर्टेमिस अभियान का हिस्सा है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, दोनों ही कथन सही है। और यह 22 फरवरी 2024 को जो है चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर उतरा था, और इस मिशन का लक्ष्य 50 वर्षों में चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अमेरिकी अंतरिक्षयान बनना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करें। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दे रखा है और मेजबान देश दे रखा है। तो ये ऑप्शन में दे रखा है सांगली ला डायलॉग, जिसके सामने भारत, म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन, रायसीना डायलॉग। तो यहाँ पे देखा जाए तो 126 में तो यहाँ पे इसका मिलान होगा सिंगापुर से, म्यूनिक का मिलान होगा जर्मनी से, रायसीना डायलॉग का मिलान होगा भारत से। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सांगली ला डायलॉग है ये एशिया प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा मुद्दों पर केंद्रित सांगली ला डायलॉग जो है प्रतिवर्ष सिंगापुर में आयोजित किया जाता है, और म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन है वह अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर चर्चा के लिए प्रतिवर्ष जर्मनी के म्यूनिक में आयोजित होने वाला सम्मेलन है। इसके अलावा रायसीना डायलॉग जो है भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र से संबंधित चुनौतीपूर्ण मुद्दों के समाधान के लिए भारत के विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में सम्मेलन की मेजबानी की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के संबंध में कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा कथन है इस सूचकांक में शीर्ष
रैंकिंग वाले देश यूएसए, यूके और फ्रांस है। इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग 41 है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। तो 127 का सही जवाब देखें तो जो है तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। इसमें भारत की रैंकिंग 42वीं है, ना कि 41वीं। बाकी जो है ऑप्शन पहला दूसरा सही है। और इस सूचकांक में टॉप 3 देश जो है यूएसए, यूके और फ्रांस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128। लोकपाल के स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि लोकपाल की स्थापना लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत की गई। दूसरा कथन है लोकपाल में एक अध्यक्ष और 7 मेंबर होते हैं जिनमें 50% न्यायिक सदस्य होते हैं। सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। चौथा कथन है पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखा जाए पहला और चौथा कथन यहाँ पे सही है, दूसरा और तीसरा कथन यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है सही है। तो लोकपाल में एक अध्यक्ष और 7 जो है सदस्य होते हैं, ये ऐसा कहा गया है, लेकिन 8 सदस्य होते हैं जिसमें 50% जो है न्यायिक सदस्य होते हैं और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है। तो यहाँ पे जो है दूसरा तीसरा गलत था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129। 20 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने देश की सबसे बड़ी रेलवे टनल का शुभारंभ किया। इस टनल के संबंध में क्या सही है? यह टनल जम्मू कश्मीर में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर है और 12.77 किलोमीटर लंबी T50 सुरंग खारी सुमर सेक्शन के बीच पड़ती है और सुरंग सर्वेक्षण का काम जो है वर्ष 1996 के आसपास शुरू हुआ था। तो यहाँ पे देखा जाए तीनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 123। बिहार सरकार की पहल पर हर खेत तक सिंचाई का पानी और जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत बिहार एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन परियोजना के लिए किस संस्था द्वारा ऋण प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है? तो ये स्वीकृति विश्व बैंक द्वारा दी गई है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और ये जो है 4,415 करोड़ रुपए अनुमानित लागत है इसकी, और जिसमें 30% जो है बिहार सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, जबकि विश्व बैंक द्वारा 70% की राशि वहन की जाएगी। और इस परियोजना का उद्देश्य जो है जल प्रबंधन को बढ़ावा देना, पश्चिमी कोसी नहर परियोजना को पूरा करना, नदियों को आपस में जोड़ना, गंगा जल का हस्तांतरण करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131। हाल ही में बिहार सरकार ने किनकी जयंती पर लोक संवेदना अभियान नामक 15 दिवसीय कार्यक्रम चलाने की घोषणा की है? तो ये जयंती थी जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जिनकी जयंती 15 दिसंबर 2024 को मनाई गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि शुक्र आयोग का संबंध राज्य के मध्य वित्तीय जो है हस्तांतरण से है। 23वां विश्व जो है सतत विकास शिखर सम्मेलन का विषय जो है सतत विकास और जलवायु न्याय के लिए नेतृत्व है। तो यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है, तो दूसरा सही है, पहला यहाँ पे गलत है। क्योंकि जो है अभी हाल ही में देखा गया तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए महाराष्ट्र राज्य ने जो है आरक्षण विधेयक 2024 सर्वसम्मति से पारित किया, और इसका जो है उद्देश्य जो है नौकरियों और शिक्षा में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के तहत मराठाओं के लिए 10% जो है आरक्षण निर्धारित किया गया। इसी के संबंध में सुनील बी सुक्रे समिति का गठन किया गया, और सुक्रे आयोग के अनुसार राज्य में मराठों की आबादी 28% है, जबकि उनमें 84% उन्नत नहीं है। इतने बड़े पिछड़े समुदाय को ओबीसी वर्ग में नहीं जोड़ा जा सकता, ऐसा इसमें कहा गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जेंडर बजट प्रस्तुत किया गया, जिसके तहत महिला विकास कार्यक्रमों पर कुल बजट का कितना प्रतिशत व्यय किया जाएगा? यहाँ पे जो है 14% जो है व्यय किया जाएगा, यानी जो है 39,000 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जेंडर बजट जो है पहली बार वित्त वर्ष 2008-9 में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134। हाल ही में आदित्य L1 पर लगा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य नामक पेलोड ने किसके प्रभाव का सफलतापूर्वक पता लगाया है? तो ये जो है कोरोनल मास जो है इजेक्शन का पता लगाया है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135। विश्व के सबसे बड़े मुक्त आवागमन वाले क्षेत्र शेंगेन जोन में वीज़ा मुक्त पहुंच सुनिश्चित करने वाला अंतिम गैर यूरोपीय यूनियन देश कौन सा है? तो ये देश है कोसोवो,
सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है स्वयं योजना की शुरुआत उड़ीसा सरकार द्वारा की गई। दूसरा कथन है सुचेता कर्नाटक सरकार द्वारा चलाई गई मातृत्व लाभ योजना है। तो यहाँ पे गलत कथन का चुनाव करना है। तो 136 में हम लोग देखते हैं, 136 में क्या देखते हैं कि जो है यहाँ पे असत्य कथन कौन सा है, दूसरा वाला गलत है। पहला सही है, जो है ओडिशा सरकार द्वारा राजकीय युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए स्वयं योजना की शुरुआत की गई। इसके अलावा सुचेता नाम की 24 मीटर कैटामारन नौका में हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं द्वारा संचालित विद्युत प्रणोदन प्रणाली है। तो इसके संबंध में दूसरा कथन गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 137। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है असम फरवरी 2024 में 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बन गया है। दूसरा कथन है नौसैनिक अभ्यास दोस्ती का 16वां संस्करण भारत में शुरू हुआ है। तीसरा कथन है दोस्ती अभ्यास में श्रीलंका, भारत और मॉरिशस शामिल है। तो कितने कथन यहाँ पे असत्य हैं? तो सभी तीनों ही कथन यहाँ पे असत्य है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि हाल ही में त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास दोस्ती का 16वां संस्करण जो है मालदीव में शुरू हुआ, ना कि भारत में। और इस अभ्यास में मालदीव के साथ श्रीलंका और भारत शामिल है। तो यहाँ पे ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। और अरुणाचल प्रदेश जो है फरवरी 2024 में 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बना है, ना कि असम। इसलिए जो है पहला भी गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138। निम्न कथनों पर विचार करें। इंडियन स्कीमर एक प्रकार की मछली की प्रजाति है। दूसरा कथन है युविका कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को खेल का महत्व समझाना है। तो यहाँ पे सही कथन के लिए पूछा गया था, दोनों ही कथन गलत है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो है इंडियन स्कीमर IUCN रेड लिस्ट सूची में संकटग्रस्त स्थिति में एक पक्षी है, ना कि मछली की प्रजाति। और इसे जो है भारत के उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में देखा जाता है। और जो है दूसरा कथन है कि जो है युविका कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को खेल का महत्व समझाना है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य जो है अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रबल जिज्ञासा रखने वाले युवाओं को जो है अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों पर बुनियादी ज्ञान प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए नामक अभियान शुरू किया। दूसरा कथन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान है। तो यहाँ पे असत्य कथन को देखना है, तो दोनों ही कथन यहाँ पे असत्य हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो है चुनाव आयोग ने शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर ये कार्यक्रम शुरू किया था, इसलिए पहला कथन गलत है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 में जो है 28 फरवरी को जो मनाया गया, महान वैज्ञानिक डॉक्टर CV रमन के जो है प्रभाव की खोज की याद में मनाया जाता है। और इसके तहत जो है कहा गया कि जो है वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान एक जो है स्लोगन दिया गया, ऐसा कहा गया। लेकिन इसका स्लोगन अलग था कि विकसित भारत के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकियाँ, इसका स्लोगन था। तो इसलिए दूसरा कथन भी गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है विश्व के पहले ओम आकार के मंदिर को बेसर शैली में बनाया गया। दूसरा कथन है कोयला रसद योजना का मुख्य उद्देश्य कोयला परिवहन का आधुनिकीकरण करना है। तो सही कथन को देखना है, तो दूसरा ऑप्शन सही है, पहला गलत है, क्योंकि विश्व के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन राजस्थान के पाली जिले के जाडन गांव में किया गया, जिसे नागर शैली में बनाया गया। और मंदिर की ऊंचाई 135 फीट ऊंची होगी और 2000 स्तंभों पर टिकी होगी, जिसके परिसर में 108 कमरे भी हैं। नागर शैली का प्रचलन हिमालय और विंध्य पहाड़ों के बीच की धरती में पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141। समाचार पत्रों में देखे जाने वाले शब्दों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है सिटीजन कॉर्नर जल जीवन मिशन की एक पहल है। दूसरा है जूस जैकिंग का संबंध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है। तो यहाँ पे 141 में देखा जाए कि कौन सा कथन सही है, तो 141 में देखें। तो 141 में देखने में पता चलता है केवल पहला कथन सही है, जबकि दूसरा कथन यहाँ पे
गलत है, क्योंकि जूस जैकिंग एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसके माध्यम से हैकर पब्लिक यूएसबी चार्जिंग स्टेशन में मालवेयर लोड कर देते हैं, इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142 है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इकोसाइट को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध मानने वाला स्वीडन पहला देश बन गया है। दूसरा कथन है खबरों में रहे जो है वीड का पूर्ण विस्तार वुमेन एक्सपर्ट्स इन द डिजिटल इकोनॉमी है। तो यहाँ पे असत्य कथन का चुनाव करना है, तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्योंकि स्वीडन पहला देश नहीं बना है, बेल्जियम पहला देश बना है जिसने इकोसाइड को जो है अपराध घोषित किया है। और हाल ही में विश्व व्यापार संगठन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र ने अबू धाबी में जो है 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में विकासशील एवं कम विकसित देशों में महिला नेतृत्व वाले व्यवसायों और उद्यमियों को डिजिटल प्रौद्योगिकी उनके नेतृत्व वाले व्यवसाय एवं ऑनलाइन पहुंच बढ़ाने के लिए वीड फंड शुरू किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143 है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा निदेशक बनने वाली विकासशील देश की पहली महिला गीता बत्रा है। और दूसरा कथन है होमोसेप एटम जो है सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट है को आईआईटी कानपुर ने विकसित किया है। तो यहाँ पे देखा जाए जो है पहला कथन सही है और जो है दूसरा कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है होमासेप एटम रोबोट का मुख्य उद्देश्य जो है हाथ से मैला ढोने की प्रथा को खत्म करने और जो है सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान होने वाली श्रमिकों की मौत की दुर्घटनाओं को कम करना है। और आईआईटी मद्रास ने पहला सेप्टिक बैंक रोबोट होमोसेप एटम विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है रोहतास और जमुई में केंद्र सरकार ने निकिल क्रोमियम खदानों की निविदा के लिए नोटिस जारी किया है। दूसरा कथन है वस्त्र मंत्रालय द्वारा बिहार के 7 जिलों में अर्बन हाट खोला जाएगा। यहाँ पे गलत कथन को देखना है, दोनों ही कथन गलत है, क्योंकि जो है औरंगाबाद और रोहतास जिलों में जो है निकिल और क्रोमियम खदानों की जो है निविदा के लिए नोटिस जारी हुआ है, ना कि रोहतास और जमुई में। और इसके अलावा नवंबर 2023 से केंद्र सरकार बिहार में इन खदानों के लिए आगे भी जो है प्रस्ताव पारित करेगी और वस्त्र मंत्रालय द्वारा बिहार की 6 जिलों में अर्बन हाट खोले जाएंगे, जिसमें पटना, गया, दरभंगा, सिवान, नालंदा और भागलपुर जिले सम्मिलित हैं। लेकिन प्रश्न में दे रखा है 7 जिले, इसलिए गलत है, और जमुई की जगह औरंगाबाद होना चाहिए, इसलिए ये गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 145 है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है गगनयान मिशन में केवल मानव युक्त मिशन शामिल है। दूसरा कथन है गगनयान की सभी मिशनों के लिए इसरो अपने LVM-3 रॉकेट का उपयोग करेगा। तो सत्य कथन का चयन करें। तो यहाँ पे केवल दूसरा कथन सही है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जबकि पहला कथन यहाँ पे गलत है। और गगनयान कार्यक्रम की कुल लागत जो है लगभग 9023 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146 है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है देश का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण बेंगलुरु में किया जाएगा। और दूसरा कथन है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्कूली छात्रों के लिए सप्ताह में एक बार बैगलेस स्कूल जो है मनाने का फैसला किया गया है। तो यहाँ पे पहला कथन सही है, जबकि दूसरा कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा छात्रों का तनाव कम करने के लिए स्कूली छात्रों के लिए सप्ताह में एक बार बैगलेस स्कूल मनाने का फैसला किया गया है, ना कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147 है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि सर्वाधिक तेंदुओं की आबादी वाला जो है टाइगर रिजर्व सरिस्का टाइगर रिजर्व है। और दूसरा कथन है तेंदुओं की उच्चतम घनत्व वाला टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व है। तो यहाँ पे असत्य कथनों का चुनाव करना है, तो दोनों ही कथन यहाँ पे जो है गलत है, तो इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि जो है अभी देखा जाए तो मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या जो है 3907 है। और राज्य स्तरीय वितरण देखा जाए तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका में सर्वाधिक तेंदुए हैं। और सर्वाधिक तेंदुओं की आबादी वाला टाइगर रिजर्व जो है नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व है। और तेंदुओं के उच्च घनत्व वाला टाइगर रिजर्व सरिस्का टाइगर रिजर्व है, इसलिए दोनों ही कथन यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148 है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है सीरिया के न्यायाधीश नवाब सलाम को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। दूसरा कथन है डेनमार्क जो है
समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बहुसंख्यक जो है रूढ़िवादी ईसाई देश बन गया है। तो यहाँ पे सही कथनों का चुनाव करना है, तो यहाँ पे दोनों ही कथन गलत हैं, क्योंकि जो है ग्रीस जो देश है वो समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बहुसंख्यक रूढ़िवादी ईसाई देश बना है। और इसके अलावा जो है कहा गया है कि जो है लेबनान के न्यायाधीश नवाफ सलाम को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन गलत थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149, सही सुमिलित कीजिए। तो 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 28 फरवरी को जो है अट्ठाईस फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के लिए दे रखा है। तो जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस राष्ट्रीय विज्ञान दिवस अट्ठाईस फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये मिलान सही है। इसके अलावा जो है अगला है जो है चपचार कुट महोत्सव जो है मिजोरम में मनाया जाता है, ये गलत है। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली जो है दिवस कहाँ मनाया गया? कठपुतली सम्मेलन जो ही है कठपुतली महोत्सव मनाया गया चंडीगढ़ में, लेकिन जम्मू कश्मीर लिखा है, ये भी गलत है। तो केवल एक सही है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 150, गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का समापन हुआ। दूसरा कथन है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 71 पदक के साथ समग्र रूप से शीर्ष स्थान पर रहा। तो कौन सी कथन यहाँ पे सही है? यहाँ पे दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ही इरुटेरिया कोचिंग संस्थान का 70वीं बीपीएससी के लिए चौथे नंबर का टेस्ट पेपर का यहीं पे समापन होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।